हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी फाइव नाइट्स एट द फ्रेडीज। आईएमडी पर इसकी रेटिंग 5.5 है। फिल्म की शुरुआत में एक अम्यूजमेंट पार्क दिखाया जाता है जो कई सालों से बंद पड़ा है। इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ था और भागने के लिए जाली के नट खोल रहा था। वो मॉनिटर्स में कुछ अजीब चीजें देखता है और तभी इसके पीछे से चीजें गिरने लगती हैं। अब वो जाली खोलकर उस वेंट के जरिए से उस कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन कोई चीज अभी भी इसका पीछा कर रही थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज उसको पकड़ लेती है और वहां उसको कुर्सी पर बांध दिया था। अब सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक अजीब सी मशीन आती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मशीन उसे मार देती है। अब एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है। माइक अपनी छोटी बहन के साथ रहता है जिसका नाम एबी है। माइक अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। एबी माइक को बहुत तंग करती है और उसकी बात नहीं मानती थी। यहाँ माइक एबी को कहता है कि स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। माइक एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और वो अपने साथी के साथ बातें कर रहा था। जब माइक ऑर्डर देने जाता है तो उसको एक बच्चा दिखाई देता है जो अकेला खड़ा था और फिर अचानक से एक आदमी आकर जबरदस्ती उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। माइक उस आदमी को रोकता है और उसको बहुत मारता है क्योंकि माइक को लगा था कि वो आदमी उसको अगवा कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो आदमी उसका बाप था और माइक की इस हरकत की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। अब माइक को एक ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वो कैरियर काउंसलर से मिलता है। काउंसलर माइक की फाइल देख रहा होता है। वो माइक को कहता है कि तुमने उस आदमी को उसके बच्चे के सामने क्यों मारा। माइक कहता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। काउंसलर कहता है कि तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तो काफी नौकरियों से निकाला जा चुका है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। ये जॉब अम्यूजमेंट पार्क में है जो पिछले कई सालों से बंद है और तुम्हारी रात की शिफ्ट होगी, लेकिन तुम्हें बस इस चीज का ख्याल रखना है कि उस पार्क में कोई दाखिल ना हो। ये सब सुनने के बाद माइक इस जॉब से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी बहन को रात को अकेले नहीं छोड़ सकता था। माइक आते हुए उस काउंसलर का कार्ड ले लेता है। माइक जब घर पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की होती है जो कि एबी की बेबी सिटर थी, यानी जब माइक घर पे नहीं होता वो एबी का ख्याल रखती थी। वो माइक को बताती है कि एबी ने अभी तक खाना नहीं खाया। माइक एबी के रूम में जाता है जहाँ वो ड्राइंग्स बना रही थी। माइक उसको खाना खाने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद माइक एक पिक्चर को देखते देखते सो जाता है। ख्वाब में वो अपना बचपन देखता है जहाँ वो पार्क में अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था। माइक का छोटा भाई भी होता है जिसको कोई अगवा करके ले जा रहा था। माइक अपने भाई को बचाने के लिए उस गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन उसकी आंख खुल जाती है। अब माइक अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेके जाता है जहाँ उसकी आंट भी थी। आंट डॉक्टर को कहती है कि सुबह हो गई है और माइक की हालत देख के लगता है कि अभी भी सो रहा है। वो डॉक्टर को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि माइक एबी का ख्याल रख सकता है और मुझे एबी मेंटली इल लगती है, जिस पर डॉक्टर उसे कहती है कि एबी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो औरत माइक को नोटिस देती है कि अगर उसने एबी को मुझे नहीं दिया तो मैं कोर्ट जाऊंगी। माइक डॉक्टर को बताता है कि हमारी आंट को एबी की कोई फिक्र नहीं है, बस उसको गवर्नमेंट से एबी के पैसे लेने हैं। वो सोचता है कि एबी को आंट के हवाले कर दे, लेकिन डॉक्टर उसको मना करती है और कहती है कि तुमसे बेहतर एबी का कोई ख्याल नहीं रख सकता और तुम्हें एक बेहतर नौकरी ढूंढनी चाहिए। माइक अब उस काउंसलर को कॉल करता है क्योंकि माइक को जॉब की जरूरत थी और वो काउंसलर को कहता है कि मैं ये जॉब करूंगा। फोन कॉल पे ही काउंसलर माइक को उस अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बताता है। एक वक्त था कि ये पार्क बहुत मशहूर था जिसका नाम फ्रेडी फिज़बियर है। बच्चे इस पार्क को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर वहां पर एक हादसा हुआ और उसके बाद ये पार्क बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल हैं। तुम्हें बस इस बात का ख्याल रखना है कि पार्क में कोई दाखिल ना हो। रात को माइक अपनी शिफ्ट शुरू करता है। वो ताला खोलता है और पार्क में दाखिल हो जाता है। वो सिक्योरिटी रूम में जाकर ब्रेकर ऑन करता है जिससे पार्क की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और फिर वो सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखना शुरू करता है। इसके बाद वो वहां पर मौजूद एक टेप को चलाता है जिसमें एक लड़की पार्क के बारे में बता रही थी कि ये पार्क अपने वक्त का सबसे अच्छा पार्क था जिसमें बहुत सी गेम्स थी और खास करके एनिमल्स की शक्ल के रोबोट्स थे जो कि इंसानों से बात कर सकते थे। इन रोबोट्स को यूनिक टेक्नोलॉजी से चलाया जाता था। इसके बाद वीडियो टेप खराब हो जाती है। अब माइक यहाँ सिक्योरिटी राउंड पर जाता है और वापस आकर टेबल पर सर रखकर सो जाता है। माइक को दोबारा ख्वाब आता है कि जहाँ वो उस गाड़ी के पीछे भागता है जिसमें उसका भाई था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। अब माइक जब पीछे देखता है तो उसको 5 बच्चे नजर आते हैं। माइक उन बच्चों से पूछता है क्या तुम उसे जानते हो। कोई भी बच्चा माइक की बातों का जवाब नहीं देता और सब वहां से भाग जाते हैं। माइक एक बच्चे का पीछा करता है, लेकिन वो गिर जाता है
और उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है। अपनी शिफ्ट खत्म करके वो घर आ जाता है। यहाँ वो एबी की बेबी सिटर से कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही पैसे दे दूंगा। वो कहती है कि मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, मुझे वैसे भी एबी के साथ रहना और उसका ख्याल रखना अच्छा लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब बेबी सिटर और उसका भाई माइक की आंट से मिलने कॉफी शॉप पे जाते हैं। दरअसल माइक की आंट ने ही इस लड़की को हायर किया था ताकि वो माइक और एबी पर नजर रख सके और माइक की किसी भी कमजोरी का पता चला सके ताकि वो उसको कोर्ट में दिखाकर एबी को अपने पास रख ले। लेकिन बेबी सिटर कहती है कि माइक एक अच्छा लड़का है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो कहती है कि माइक को नींद की बीमारी है, वो मेडिसिन लेकर बहुत ज्यादा सोता है। बेबी सिटर का भाई आंट को बताता है कि माइक की अभी अभी एक अम्यूजमेंट पार्क में जॉब लगी है और अगर हम वहां जाकर उसको तंग करें और तोड़फोड़ करें तो हो सकता है कि उसकी नौकरी चली जाए। इस तरह एबी की कस्टडी आपको मिल सकती है क्योंकि माइक के पास जॉब नहीं रहेगी। आंट को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हें कहती है कि ये काम करने के मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। अब रात को माइक दोबारा अपनी शिफ्ट स्टार्ट करता है और फिर से सो जाता है। माइक को दोबारा ख्वाब में वो 5 बच्चे दिखाई देते हैं। उनसे दोबारा पूछता है कि मेरे भाई को किसने किडनैप किया। वो बच्चे फिर से भागते हैं और माइक उनका पीछा करता है, लेकिन एक बच्चा उसको जख्मी कर देता है। जब वो उस बच्चे को देखता है तो उसकी आंखों में से खून आ रहा था और इसी के साथ माइक की आंख खुल जाती है। इसके बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि फ्रंट गेट पे पुलिस ऑफिसर आई है। माइक जब दरवाजा खोलता है तो वो कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी और तुम्हें देख के लगता है कि तुम सो रहे थे। वो माइक को बताती है कि तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक को तो चोट सपने में लगी थी, तो असल जिंदगी में ये कैसे जख्मी हो गया। वो माइक को बताती है कि यहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा देर तक नहीं रुकता, यहाँ अजीब से वाकयात होते हैं और कुछ साल पहले यहाँ कुछ बच्चों को अगवा करके लाया गया था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ नहीं मिला और उसी वजह से इस पार्क को बंद कर दिया गया था। अब वनेसा माइक को एक बटन दबाकर दिखाती है जहाँ से एनिमल रोबोट्स बनी, चिकन, बियर और चीका सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और म्यूजिक बजने लगता है। सुबह हो चुकी थी। वनेसा जाते हुए माइक को कहती है कि तुम पार्क की चीजों को मत छेड़ना और किसी भी चीज को गहराई से जानने की कोशिश मत करना, सिर्फ अपने काम से काम रखना और अपनी ड्यूटी करना। और ये कहकर पुलिस ऑफिसर वहां से चली जाती है और माइक भी अपने घर चला जाता है। इन दोनों के चले जाने के बाद बेबी सिटर का भाई और उसके दोस्त पार्क में आ जाते हैं और चीजों को तोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पे मौजूद रोबोट उन सबको मार देते हैं। और अब वो लड़की अपने भाई को ढूंढने जाती है तो रोबोट उसको भी बुरे तरीके से मार देते हैं। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर माइक के घर आती है और उसको बताती है कि किसी ने रात को पार्क में तोड़फोड़ की है और मुझे वहां से ये मेडिसिन मिली है जिसपे तुम्हारा नाम लिखा है और तुम गेट लॉक करना भी भूल गए थे। वनेसा कहती है कि मुझे इस मेडिसिन के बारे में बताओ इससे पहले कि ये मामला मेरे हाथ से निकल जाए। माइक बताता है कि एक दफा मैं, मेरा छोटा भाई और हमारे पेरेंट्स एक जंगल में पिकनिक मनाने गए थे। वहां पर किसी ने मेरे भाई को अगवा कर लिया था। मैं बहुत छोटा था। मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया और मेरे पेरेंट्स भी इसी दुख से मर गए। अब मैं और मेरी बहन अकेले रहते हैं और मैं मेडिसिन इसलिए खाकर सोता हूँ ताकि मैं सपने में देखूं कि मेरे भाई को किसने किडनैप किया था। वनेसा उसकी मेडिसिन को पानी में फेंक देती है ताकि वो दोबारा ड्यूटी पे मेडिसिन खाकर ना सोए। यहाँ वनेसा के बिहेवियर से लगता है कि वो कुछ तो जानती है जो वो माइक को बता नहीं रही, वरना वो माइक के पास क्यों आती, सीधा उसकी कंप्लेन कर देती। रात को माइक ने जॉब पे जाना था लेकिन बेबी सिटर अभी तक नहीं आई थी। वो उसको कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती क्योंकि माइक को पता नहीं था कि वो मर चुकी है। अब वो एबी को अपने साथ ले आता है। वो एबी को कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में सो जाना, मुझे काम करना है और तुम मेरे ऑफिस से बाहर नहीं आओगी। अब वो एबी को टेंट बनाकर देता है कि तुम इसमें सो जाओ और इससे बाहर नहीं आना। इसके बाद वो वहां सफाई करना शुरू करता है और थोड़ी ही देर बाद वो ऑफिस में आकर फिर सो जाता है। यहाँ एबी को किसी बच्चे की आवाज आती है। एबी माइक को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो मेडिसिन खाकर सो रहा था। एबी बाहर चली जाती है जहाँ वो देखती है कि एक रोबोट उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ माइक नींद में दोबारा उस बच्चे को देखता है। माइक उससे पूछता है कि तुम उन्हीं बच्चों में से हो ना जो पार्क में गुम हो गए थे और तुमने किडनैपर को भी देखा है। बच्चा माइक को कहता है कि अगर मैं तुम्हें किडनैपर के बारे में बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। उसी वक्त माइक को एबी की चीखने की आवाज आती है और जब वो जमीन पर देखता है तो उस बच्चे ने एक रैबिट की ड्राइंग बनाई थी। माइक की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि एबी टेंट में नहीं है। जब माइक अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि एबी को एनिमल रोबोट ने पकड़ा हुआ है। माइक उन्हें मारने के लिए चेयर उठाता है लेकिन वो देखता है कि एबी उनके साथ बातें कर रही है
और रोबोट्स एबी की हर बात का जवाब भी दे रहे थे। माइक को यहाँ लगता है कि शायद कोई बाहर से इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये हकीकत में था। इसके बाद माइक एबी को लेकर घर आ जाता है। एबी को सुलाने के बाद माइक उसकी ड्राइंग्स को देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि एबी ने उन्हीं रोबोट्स की ड्राइंग बनाई हुई थी, लेकिन इससे पहले एबी कभी भी इन रोबोट से मिली नहीं थी। इसके बाद वो एबी को ड्राइंग दिखाता है और पूछता है कि ये ड्राइंग तुमने कैसे बनाई, क्योंकि ये वही सीन की ड्राइंग थी जब इनका भाई अगवा हुआ था। और माइक के लिए हैरानकुन बात इसलिए थी कि एबी उस वक्त वहां पे नहीं थी और वो ये सब कैसे जानती थी। एबी माइक को कहती है कि मुझे इसके बारे में रोबोट्स ने बताया था। माइक पूछता है कि क्या उन्होंने तुम्हें किडनैपर्स के बारे में भी बताया है। एबी कहती है कि उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया, लेकिन वो येलो रैबिट के बारे में बात कर रहे थे। अब वनेसा को उसी पार्क में दिखाया जाता है जहां वो दीवार पर एक ड्राइंग को देख रही थी जिसमें एक येलो रैबिट 5 बच्चों के साथ था। इसके बाद माइक और एबी भी वहां आ जाते हैं। एबी उसी वक्त रोबोट्स के साथ खेलने चली जाती है। वनेसा उसको देखकर हैरान नहीं होती। अब लगता है कि वनेसा को इन सब बातों का पहले से ही पता था। वो माइक को कहती है कि जो बच्चे गायब हुए थे उनकी रूहें इन रोबोट्स को चलाती हैं। अब इन सब बातों से तंग आकर माइक वनेसा से पूछता है कि मुझे सच में बताओ यहाँ चल क्या रहा है। वनेसा कहती है कि तुम्हें एबी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। माइक वनेसा को कहता है कि इस पार्क में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई की किडनैपर के बहुत करीब हूँ। वनेसा उसे कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद माइक की नजर एक रोबोट पर पड़ती है। जब वो उसको हाथ लगाने लगता है तो वनेसा उसको मना कर देती है और उस रोबोट को एक लकड़ी से हिलाती है, जिससे वो रोबोट लकड़ी के टुकड़े कर देता है। वो कहती है कि यहाँ इन सब चीजों से दूर रहो क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। एबी अभी भी रोबोट्स के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसका हाथ रोबोट के गिटार पर लग जाता है, जिससे एबी को जोर से बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आती है तो माइक उसे घर ले जाने लगता है। वनेसा उसको कहती है कि एबी को यहाँ दोबारा कभी ना लाना। अगले दिन वो अपनी आंटी को बुलाता है कि वो एबी के साथ रहे ताकि वो जॉब पे जा सके। अब वो नाइट शिफ्ट स्टार्ट करता है और अपनी दवाई खाकर फिर सो जाता है, लेकिन इस दफा उसको सपने में अपने पेरेंट्स और भाई दिखाई देता है। और उसी वक्त वो 5 बच्चे माइक के पीछे खड़े हो जाते हैं। वो बच्चे माइक को कहते हैं कि अगर तुम अपने पेरेंट्स और भाई को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो तो एबी को हमारे हवाले कर दो। लेकिन माइक मना कर देता है और मना करते ही वहां से सब कुछ गायब हो जाता है। और इसके बाद बच्चे माइक पर हमला कर देते हैं और उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही वो देखता है कि किसी ने उसको कुर्सी पर बांधा हुआ है और वही मशीन जिसने पुराने सिक्योरिटी गार्ड को मारा था माइक को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन माइक अपने आप को बचा लेता है। उसको उस कमरे में बेबी सिटर और कुछ और लोगों की लाशें मिलती हैं। अब दूसरी साइड पे एबी के पास वही बच्चा आता है जो माइक के सपने में आता था। वो एबी को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। एबी रेडी हो जाती है। अब वो अपनी आंट को जमीन पर लेटी हुई देखती है। वो बच्चा कहता है कि आंट सो रही है। माइक वनेसा के साथ है जो उसके जख्मों पर पट्टी करती है। वो वनेसा से पूछता है कि मुझे सच बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ये कौन सी आत्माएं हैं जो एबी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं। वनेसा यहाँ सब सच बताती है और कहती है कि ये पार्क मेरे फादर का है और वो येलो रैबिट वाला ड्रेस पहनकर बच्चों के साथ खेलते थे। वो बताती है कि वो अच्छे इंसान नहीं थे। वो बच्चों को कैद करके यहाँ लाए और उनको मार दिया और उन सबकी रूहों को इन रोबोट्स में बंद कर दिया। अब वो बच्चों की आत्माएं भी बुरी बन गई हैं और अब वो एबी को भी अपने जैसा बनाना चाहती हैं। वनेसा माइक को कुछ वेपन्स देती है जिससे वो उन रोबोट्स का मुकाबला कर सकता है। वो वनेसा को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं वहां जाकर फादर की पावर के कंट्रोल में आ जाती हूँ। उसी तरफ एबी भी वहां पहुंच जाती है। अब एक रोबोट एबी को अपने साथ ले जाता है। माइक भी वेंट के रास्ते वहां आ जाता है और रोबोट्स को बिजली के झटका देकर उसे नीचे गिरा देता है। अब वो रोबोट एबी को उसी खतरनाक मशीन में डालने लगा था, लेकिन माइक वहां आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो एबी को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब वो येलो रैबिट वहां आ जाता है। ये येलो रैबिट असल में वनेसा के फादर ही थे जो अभी भी जिंदा हैं और सब बच्चों की आत्माओं को कंट्रोल करते थे। उसके बाद येलो रैबिट अपना मास्क उतारता है और उसमें वो काउंसलर ही था जिसने माइक को उसकी जॉब पे लगवाया था और यही वनेसा का फादर भी है। अब वो बच्चों की आत्माओं को माइक को मारने पर उकसाता है और वो माइक को ये भी बताता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को अगवा करके मार दिया था और अब तुम्हारी बारी है। उसी वक्त वहाँ वनेसा आ जाती है और वो अपने फादर से कहती है कि मैं अब आपको ये सब नहीं करने दूंगी।
जिसका मतलब है कि वनेसा भी अपने फादर के साथ मिली हुई थी। लेकिन इसी दौरान वनेसा का फादर उसको चाकू मार देता है। अब माइक जख्मी हालत में एबी को कहता है कि रिपोर्ट्स तुम्हारी बात सुनते हैं, उनको समझाओ कि ये येलो रैबिट ही है जिसने तुम लोगों को मारा था। एबी एक ड्राइंग बनाती है और बोर्ड पर लगा देती है। वो सब रोबोट्स उस ड्राइंग को देखते हैं जिसमें एबी ने बताया था कि एक येलो रैबिट बच्चों को मार रहा है। सब बच्चों को याद आ जाता है कि इसी ने हमें मारा था। वो सब मिलकर येलो रैबिट पर हमला कर देते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद माइक वनेसा और एबी को वहां से ले जाता है। एबी दोबारा स्कूल जाने लगती है, जहां डॉक्टर माइक को बताती है कि कुछ हफ्तों से एबी बहुत अच्छी हो गई है। माइक अब अपनी लाइफ में खुश था। घर जाते हुए वो रास्ते में हॉस्पिटल रुक जाता है, जहां वनेसा एडमिट थी। अब दोबारा पार्क को दिखाया जाता है, जहां काउंसलर यानी येलो रैबिट मरने वाली हालत में था। अब वो बच्चा जो माइक और एबी से मिला था, वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है, जिसकी विंडो पर कोई नॉक कर रहा था। वो टैक्सी ड्राइवर मना करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई गाड़ी में आकर बैठा है। जब वो पैसेंजर सीट पर देखता है तो वहां पर एक टॉय पड़ा हुआ था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।